राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा मिली है, नई प्रेरणा मिली है और मेरा व्यक्तिगत पिछले 2 महीने का अनुभव बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। एक परिवार के मुखिया की तरह मुझ जैसे एक नए व्यक्ति को हर पल आपका मार्गदर्शन मिला है और आपके कार्यकाल में भविष्य में भी देश बहुत ही प्रगति करेगा, विश्व में सम्मान प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 2 पुस्तकों का लोकार्पण करने का अवसर मिला और उसमें एक उसकी ब्यूटी ये है कि 2 लोग हैं लिखने वाले जो इसी भवन से जुड़े हुए हैं और इसलिए वो सिर्फ संशोधन के कारण लिखा हुआ नहीं है, अनुभूति के द्वारा प्रकट हुई वो कृति है। संशोधन के द्वारा प्रकट बनने वाली चीजें और अनुभूति से प्रकट होने वाली प्रकृतियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएशन में जितना अंतर होता है उतना अंतर इन 2 चीजों में रहता है और मैं इन दोनों सर्जकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2 किताबों का एक मूल मंत्र तो एक है कि एक किताब उन लोगों के लिए है जो बुलाए हुए मेहमान है और दूसरी किताब उन लोगों के लिए है, उनके संबंध में है जो बिन बुलाए मेहमान है। वे मेहमान जो कलाकार थे और यहाँ पर किसी ने कभी परफॉर्म किया है, उनकी सारी गाथा सुनाता है और दूसरे वो हैं जो बिन बुलाए हैं लेकिन दुनिया के कई भूभाग से हैं और देखने आते थे कि देखे तो सही हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन कैसा है, हिंदुस्तान का सर्वोच्च स्थान कैसा है, उसको देखने के लिए आते थे। कला और संस्कृति भारत की एक अनमोल धरोहर है। गुलामी के कालखंड में उसका गौरव गान सीमित हो गया। आजादी की अनेक प्रमुख निशानियों में एक होती है उसकी कला संस्कृति कितनी व्यापक और तीव्रता से उजागर होती है। हमारे देश में कला और संस्कृति की विरासत इतनी है कि जो हम विश्व को अभिभूत कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाए हैं। हमारी कला और संस्कृति पूरे विश्व को आकर्षित कर सकती है। दुनिया में कौन से ऐसी भूभाग होगा कि जहां सुबह के लिए एक राग हो, दोपहर के लिए दूसरा हो, शाम के लिए तीसरा हो, मध्यरात्रि के लिए चौथा हो। किसने सोचा है कि सूर्य और चंद्र की कला के साथ कला भी विकसित होती है। ये परंपरा हमारी आ रही है। दुनिया के बहुत भूभाग ऐसे हैं कि जहां का संगीत तन को डुलाता है लेकिन यही एक भूभाग है जहां का संगीत मन को डुलाता है। ये हमारी विरासत है। उस विरासत को विश्व के सामने हम कैसे उजागर करें। कला कभी भी राजाश्रित नहीं हो सकती और कला कभी भी राजाश्रित नहीं होनी चाहिए। कला सदा सर्वदा राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए और राज्य पुरस्कृत नहीं होगी तो कला कभी विकसित नहीं हो सकती है। भारत के राजघरानों की परंपराओं की जो अनेक विरासतें हमारे पास हैं उसमें कला और संस्कृति को जो पुरस्कृत किया गया उनके माध्यम से उसके कारण है और उसका नाम इंद्रधनुष भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जैसे इंद्रधनुष आसमान की रौनक बढ़ा देता है, वैसे इंद्रधनुष रूपी हमारी कला संस्कृति विश्व के मानचित्र पर भारत की महानता को सौंदर्यवान करने का प्रयास करता है। और इस अर्थ में मैं इंद्रधनुष नाम को भी पसंद करने के लिए सर्जक को बड़ी बड़ी बधाई देता हूं। दूसरी किताब है बिन बुलाए मेहमान का संबंध में। यहां पर कितने पंछी आते हैं, कैसे हैं, उनकी परंपराएं क्या है, उसको सब उजागर करने का प्रयास हुआ है। हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी मशीन जैसी हो गई है कि फूल का गुलदस्ता देखते हैं लेकिन पता नहीं होता है मैं किस फूल को देखता हूं, हमारा ध्यान नहीं होता है। पंछी, पवन और पानी, ये तीनों ऐसे हैं जो सरहद में कभी सिमटते नहीं हैं, उसकी कोई सरहदें नहीं होती हैं। पंछी और पवन और पानी, इसकी कोई सिटीजनशिप नहीं होती है, और वो विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं। और उन पंछियों की बात आज जब हम एनवायरनमेंट को लेकर के पूरा विश्व चर्चा करता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है सहजीवन की, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, प्रकृति के साथ संवादिता, ये हमारी जीवन की परंपरा रही है। हमारे इतिहास और संस्कृति की परंपरा में कभी भी पंछी का स्थान हमारे यहाँ वेद के प्रकाश में उपनिषदें लिखी गई, उसके प्रकाश में स्मृतियां तैयार हुई, श्रुतियां बनी। और कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे जो पुराण है, उन 18 पुराण में से एक पुराण है गरुड़ पुराण। यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों में पंछी को क्या महत्व दिया था, और विष्णु और गरुड़ की चर्चा का वो पूरा पुराण है। जब गरुड़ पुराण पर लोग कथा करते हैं तो 8-8, 9-9 दिन तक उसकी चर्चा चलती है, और उसमें विष्णु भगवान, और अभी जो गायक थे उन्होंने भी विष्णु की चर्चा की थी। विष्णु पुराण, विष्णु और गरुड़ की चर्चा में, गरुड़ पुराण में मानवीय मूल्यों में पंछी के जीवन से प्रेरणा की इतनी गहन चर्चा है। यानी हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पंछियों के सामर्थ्य को कैसे पहचाना था, उसमें अनुभव आता है। दुनिया में शायद ही हम लोग ऐसे हैं कि जहां हमारे पूर्वजों ने जो ईश्वर की कल्पना की, कभी दिमाग अप्लाई करे तो देख में आता है कि प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साथ संवादिता, यह हमारे ईश्वर की कल्पना की विशेषता रही है। हिंदुस्तान की परंपरा में कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई पशु या पंछी न जुड़ा हुआ हो, कोई वृक्ष न जुड़ा हुआ। हर एक के साथ कोई भी ईश्वर उठा लीजिए। और शिव जी के परिवार को देखिए, नॉर्मली सांप चूहे को खाता है, चूहा ये सांप का आहार होता है। लेकिन शिव जी का परिवार देखिए, शिव जी के गले में सर्प होता है और गणेश जी का वाहन चूहा होता है। सहजीवन की प्रेरणा किस प्रकार से हमारे परंपरा में रही है, इसका उत्तम उदाहरण इन चीजों से हमें मिलता है। और इसलिए प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति लगाव, और पंछी तो वो हैं जिसने हमें पोस्टमैन की कल्पना दी। पूरा पोस्ट ऑफिस की जो व्यवस्था के उजागर हुई है, वो पहले पंछियों को मैसेंजर के रूप में उपयोग होता था, उसमें से हुई है। आज भी दुनिया की कोई भी ऐसी आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं हो सकती हैं वो घोंसला बना सके जो पंछी बनाता है, इम्पॉसिबल। और अच्छा है कि पंछी आर्किटेक्चर कॉलेज में गए नहीं थे, वरना वो भी है एक ही प्रकार के घोंसले बनाते जो इंसान कर रहा है। हर पंछी अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार घोंसला बनाता है।
उसकी जो लाइफस्टाइल है उसी के अनुसार होता है। वो जिस इलाके में रहता है वहां जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट में से बेस्ट बनाता है। कभी कोई पंछी उस पौधे को तोड़ करके अपना घोंसला नहीं बनाता है जो जीवित होता है। आप देख लेना, अध्ययन करना है ना। जो 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 वन प्रकृति खत्म हो चुकी है वेस्ट में से उठाता है, उसमें से अपना घोंसला बनाता है। यानी वेस्ट में से बेस्ट का जो दुनिया का कंसेप्ट है वो भी पंछी सिखा के गया है। यानी उसकी ताकत देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ताकत जटायु देता है। एक पंछी सीता की रक्षा के लिए जिस प्रकार से जूझता है, अपनी पंखें कट जाए तब तक लड़ता है, इससे बड़ी प्रेरणा पंछी क्या दे सकता है। और इसलिए पंछी को समझना, उसकी दुनिया को जानना, वो भी जीवन को एक नई ताकत देता है। और वो दोनों काम राष्ट्रपति भवन के परिसर की उस दुनिया को विश्व के सामने उजागर करने के इस प्रयास को मैं बधाई देता हूं। आज सुबह मुझे म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में आने का अवसर मिला था। मैं मानता हूं इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक उत्तम प्रयास हुआ है। हम लोगों की एक कठिनाई रही है और वो है हम हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी नहीं है, और इसके कारण हमारी बहुत मूल्यवान विरासतें हाँ सुना था, हाँ देखा था, उसी में उलझ जाती है। दुनिया में जहां जहां पर हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी है उसका एक दबदबा रहा है। राष्ट्रपति भवन के इतिहास को समझने के लिए, देखने के लिए जो म्यूजियम बना है, मैं समझता हूं हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने के लिए एक बहुत ही उत्तम प्रयास आज हुआ है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि वो समाज जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास बनाने की ताकत खो देता है। इतिहास वो ही रच सकते हैं जो इतिहास को समझते हैं, इतिहास को जानते हैं और इतिहास को जीने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में ये जो प्रयास हुए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम आएंगे। जब हम आज पूरा विश्व एनवायरनमेंट की चर्चा कर रहा है, तब हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिया है, उन्होंने कहा है और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हम जिस प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते हैं वह प्राकृतिक संपदा हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में नहीं दी है। हम जो प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते हैं वो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में नहीं दी है। हम जिस प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी से हमने उधार ली हुई है, और इसलिए वो आने वाली पीढ़ी की अमानत है। हम सबका दायित्व बनता है कि इस प्राकृतिक संपदा को हमारी आने वाली पीढ़ी को हम समर्पित करके ही जाएं, और तभी जाकर के पर्यावरण की वैश्विक रक्षा में हम काम आ सकते हैं। फिर एक बार राष्ट्रपति भवन के सभी महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।